दोस्तों आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस बांग्लादेश की बात करेंगे जहां आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि खून से लिखी हुई इबारत है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है अब तक हुआ है एक योजनाबद्ध राजनीतिक अराजकता का नतीजा है और इसी अराजकता के बीच एक नाम उभर कर सामने आया, उस्मान हादी। एक ऐसा चेहरा जिसे कभी हीरो बनाया गया, कभी विलन और अब पीड़ित। दोस्तों दो शूटर आते हैं, गोलियां चलती हैं, हादी जमीन पर गिरता है, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, हालात गंभीर बताई जाती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि गोली चली, असली सवाल ये है कि गोली चलने के कुछ घंटों के भीतर कहानी कैसे बदल दी जाती है। किसने तय किया कि इस मामले का दोष भारत पर मढ़ा जाएगा? किसने सड़कों पर उतरी भीड़ को यह समझाया कि दुश्मन सामने नहीं बल्कि सीमा के उस पार बैठा है? जिस घटना को एक अपराध माना जाना चाहिए था उसे जानबूझकर भारत विरोधी की आग में बदल दिया गया और यही वो मोड़ है जहां सच्चाई पीछे छूट जाती है और राजनीति आगे निकल जाती है। साथ ही भारत ने जवाब में वीजा एंट्री पर सख्ती की और उधर बांग्लादेश में यह प्रचार शुरू हो गया कि भारत घबरा गया है। यही वह दुस्साहस है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इन्हें लगने लगा है कि जिस तरह इन्होंने शेख हसीना को सत्ता से हटाया उसी तरीके से भारत को दबाव में लाया जा सकता है, जनता को भड़काया जा सकता है, भीड़ को उकसाया जा सकता है और फिर एक दिन वही भीड़ चिकन नेक पर बैठकर यह ऐलान कर सकती है कि देखो हमने भारत की 7 सिस्टर्स यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की धमकी भी दे दी है। याद रखिए यह कोई मामूली बयान नहीं बल्कि एक भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती है और जब भारत शांत रहता है, प्रतिक्रिया नहीं देता, बल प्रयोग से बचता है तो कुछ लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद उनकी भौंक से हाथी पीछे हट गया है। लेकिन इतिहास गवाह है जब हाथी सूंड उठाता है तो सामने वाला सीधे बंगाल की खाड़ी में जा गिरता है और शायद अब वही समय आ गया है। भारत समर्थक ताकतों का काम और इस नैरेटिव को हवा देता है। ये एक कथित कतर बेस्ट पत्रकार है जो दावा करता है कि शूटर भारत के असम में शरण लिए हुए हैं। तस्वीरें दिखाती हैं कि अफवाहें फैलाई जाती हैं जबकि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश खुद सामने आकर साफ कहता है कि ऐसी कोई पुख्ता सूचना हमारे पास नहीं है। फिर भी ढाका से भारत के खिलाफ विरोध दर्ज किया जाता है और सवाल यह है जब बांग्लादेश में राजनीतिक हत्याएं कोई नई बात नहीं है, जब शेख हसीना के बाद 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं तो फिर अचानक से एक घटना इतनी बड़ी क्यों बना दी गई? क्योंकि इसे भारत विरोधी का हथियार बना दिया गया था। उस्मान हादी का सोशल मीडिया रिकॉर्ड देखिए, वो बांग्लादेश के विकास की बात नहीं करता था, वो भारत के टुकड़ों करने की बात करता था। फेसबुक पर ऐसे नक्शे पोस्ट करता था जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार के कई हिस्से बांग्लादेश में दिखाए जाते थे और दूसरी ओर पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के हिस्सों के साथ दिखाया जाता था। ये सिर्फ पोस्ट नहीं थे, ये एक सोच थी, एक मानसिकता थी। एक ऐसा व्यक्ति चुनावी माहौल में गोली का शिकार होता है तो सवाल उठते हैं, लेकिन यहाँ एक खास कोण है जो जानबूझकर इतना बड़ा दिखाया गया है कि सच्चाई दब जाए। इस हालत को लेकर चीफ एडवाइजरी बताते हैं कि स्थिति बेहद नाजुक है, बचने की संभावना बेहद कम है। और इसी बीच उसके साथ मंच साझा करने वाले छात्र नेता अमेरिका में सम्मान पाते हैं, अब खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हसनत अब्दुल्ला भारत को आतंकियों का सेफ हाउस बता देता है, कहता है कि भारत में चुनाव में गड़बड़ी कराई, माफियाओं को पनाह दी और फिर धमकी देता है कि जवाब में वो भारत के अलगाववादियों को शरण देगा, 7 सिस्टर को काट देगा, चिकन नेक को ब्लॉक कर देगा। ये शब्द नहीं, ये उकसावे की राजनीति है और यही भारत को समझना होगा कि उसकी चुप्पी को कमजोर समझा जा रहा है। साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, इन बयानों को बचकाना बताते हैं, लेकिन याद रखिए बचकानी हरकतें अगर समय रहते न रोकी जाएं तो आग बन जाती हैं। आज ढाका में भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत विरोध के नारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति को अब देश को एकजुट करने के लिए सिर्फ एक दुश्मन चाहिए। भारत स्थानीय मुद्दों पर जवाब देना मुश्किल है, बेरोजगारी पर बात नहीं करनी, अर्थव्यवस्था पर सवाल नहीं चाहिए तो राष्ट्रवाद का ढोल पीटो, भारत विरोध का कार्ड खेलो, ठोक वही खेल जो दुनिया के कई देशों में सत्ता बचाने के लिए खेला जाता है। भारत को अब तय करना होगा कि इस बदले हुए बांग्लादेश को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर आज शक्ति नहीं दिखाई गई तो कल ब्रेन वॉश युवाओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार हो जाएगी और भारत के लिए स्थायी खतरा बनेगी। दुनिया में देश अपने रेड लाइन साफ करते हैं, अमेरिका एडवाइजरी जारी करता है, इजराइल सोचने के लिए पहले कार्रवाई कर देता है और भारत अब भी इस भ्रम में जी रहा है कि उसकी शांति और समुद्र समझा जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि इसे कमजोरी समझा जा रहा है। भारत को साफ संदेश देना होगा कि उसकी संप्रभुता पर सवाल उठाना, उसके राज्यों को तोड़ने की बात करना सिर्फ बयानबाजी नहीं, इसको जवाब मिलेगा, ठोस जवाब मिलेगा, निर्णायक जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब जिसे पूरी दुनिया नोटिस करेगी। क्योंकि अगर आज हमने अपना सोचने का
का तरीका नहीं बदला तो कल हालात हमारे हाथ से निकल सकते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत हर बार सिर्फ प्रतिक्रिया देता रहेगा या अब पहल करेगा? क्योंकि कूटनीति सिर्फ बयान जारी करने का नाम नहीं होती, इसका मतलब होता है सामने वाले को उसकी सीमा याद दिलाना। भारत को भी यह तय करना होगा कि पड़ोसी देश के भीतर भारत विरोधी और एक राजनीतिक हथियार बनने दिया जाएगा या उस समय रहते कून दिया जाएगा। इतिहास गवाह है, जब जब किसी देश ने अपनी संप्रभुता को हल्के में लिया है तब तक उसकी कीमत जनता ने चुकाई है। भारत को अब सिर्फ ये देखना नहीं चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि क्यों बोल रहा है और किसके इशारे पर बोल रहा है। क्योंकि राष्ट्र एक दिन में नहीं टूटते, राष्ट्र पहले शब्दों से टूटते हैं, नक्शों से टूटते हैं, दिमागों में जहर भर कर टूटते हैं। और अगर आज इन शब्दों को नजरअंदाज किया गया तो कल यही शब्द सीमाओं पर चुनौती बनकर खड़े होंगे। इसलिए यह वक्त भावनाओं का नहीं, ये वक्त ठोस फैसलों का है, साफ संदेश देने का है और स्पष्ट नीतियों का है। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आपकी राय हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। छोटी सी गुजारिश है आपसे, बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता, बटन दबाइए, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।